नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज बात है वैक्सीन एट 45 की। जी हां, अब 45 साल तक के उम्र या उससे ज्यादा सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाजत मिल गई है। यानी कि जो पहले कंडीशन थी कि अगर आप 45 या उससे ज्यादा के हैं तो कोमॉर्बिडिटी होनी चाहिए, यानी आपको कोई एक गंभीर बीमारी होनी चाहिए तभी आपको वैक्सीन मिलेगी, नहीं तो फिर जो 60 साल या उससे ऊपर के हैं उन्हीं के लिए वैक्सीन का ऑप्शन खुला था। लेकिन अब 45 साल से ऊपर कोई भी जाकर वैक्सीन लगवा सकता है और ये डेफिनेटली एक बड़ा कदम है जहां पर अब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे। लेकिन उसके आगे के सवाल यह है कि आज भी बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, क्या कोई इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो अगर हम लगवा लेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे, नहीं लगवाएंगे तो क्या और ज़्यादा मुश्किल होगी। कई लोगों को कन्फ्यूजन है, तो आज उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे क्योंकि अब बहुत सारे, इनफैक्ट ये नंबर करोड़ों में होगा जिनके लिए वैक्सीन लगवाने का ऑप्शन खुल चुका है। और साथ ही जो कोविशील्ड को लेकर सरकार का ताज़ा ऐलान है जिसमें यह कहा गया है कि आप जो 2 डोजेस के बीच का गैप है वो बढ़ा दिया जाएगा, उसके पीछे के क्या कारण हैं, जिन लोगों ने पहला टीका ले लिया उनका क्या होगा, तमाम सवाल हम अपने शो में आज उठाएंगे। और इस खास शो में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। कार्यक्रम को ज्वाइन कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी, फोर्टिस हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर विकास मौर्य और वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के सदस्य समीर भाटी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चैटर्जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। अब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 45 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लग सकती है। हम माने कि अभी तक जितना कवरेज हुआ है वैक्सीनेशन में, अब उससे कई गुना, आई थिंक इन मल्टीपल टाइम्स, लोगों को मौका मिलेगा कि वो खुद को वैक्सीनेट करवा पाए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है क्योंकि इसमें लोगों को इंडिपेंडेंस मिलेगा और जितने ज्यादा लोग, जितने जल्दी हमारे वैक्सीनेट हो जाएंगे उतना ही हमारा इंसिडेंस ऑफ केसेस कम होने का चांस है, एटलीस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाएगी, सीरियस इलनेसेस कम हो जाएगी। तो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड फॉरवर्ड स्टेप एंड हम सब लोगों को, जितने भी हमारे सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हैं, सबसे हम आग्रह करते हैं कि जैसे ही मौका मिलता है जाके जरूर वैक्सीनेट करा लीजिए क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं कि कैसे केसेस का सर्ज हो रहा है, कैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं एंड ऑल्सो बिहेवियर लोगों का बहुत बदल गया है। तो लोगों को अच्छे से प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंड वैक्सीनेट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा लेने चाहिए जिससे कि वो इस बीमारी से बचे रहें। राइट, तो हम यहाँ दर्शकों को बता दें कि 1 अप्रैल से ये नई शुरुआत हो रही है। ये फेज 3 होगा टीकाकरण का। इससे पहले फेज 1 और फेज 2 हो चुके हैं, लेकिन ये फेज 3 होगा जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है। समीर भाटी साहब, तो इस बार किस तरीके से प्रोसीजर होगा जैसा अब तक होता आया है? आपको ऐप पे रजिस्ट्रेशन और अपना कुछ आईडी प्रूफ वगैरह, क्या गाइडलाइंस है इस बार के लिए? समीर जी, शायद समीर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, उनके पास जाएंगे। लेकिन डॉक्टर विकास मौर्य, एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें अभी भी वैक्सीन को लेके बहुत बड़ा संशय है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। एक डर सा है मन के अंदर कि चलो छोड़ देते हैं, नहीं लगवाते, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। क्या ये सोचना सही है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो स्टेप लिया गया है कि 45 साल से ऊपर सबको लगाना है, बहुत ही बढ़िया स्टेप, क्योंकि हम देख रहे हैं दोबारा सर्च हो रहा है और अगर हमें ट्रांसमिशन को रोकना है, पेंडेमिक को रोकना है, तो हमें सबको वैक्सीन तो इसमें लगानी है। और दूसरा, हमें कोई भी भ्रम और संशय, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जितनी भी स्टडीज आई हैं और अभी लेटेस्ट भी, जैसे हम यूएस से भी जो स्टडी आई है कि जो कोविशील्ड के बारे में, उसमें ऐसे कोई भी सिग्निफिकेंट या सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिले हैं। और यहाँ तक उसमें तो ये भी मिला है कि ये 80% इफेक्टिव है माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए और 100% है सीवियर केसेस के लिए। तो इसी तरह हमें इसके बारे में बिल्कुल भ्रम निकाल देना चाहिए। अभी तक इतने सारे करोड़ों लोगों में वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में लग चुकी है और इंडिया में भी करोड़ों से ऊपर लोगों में इसमें लग चुकी है और अभी तक ऐसा कोई सिग्निफिकेंट सीवियर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। जहां तक हमने देखा है, मामूली सा बुखार होता है या माइल्डिया होता है, दर्द होता है, बॉडी एक होता है, तो ये सारी चीजें देखने को मिली है और कुछ में कुछ एलर्जिक रिएक्शन जो कि बड़ी जल्दी ठीक हो गए, लेकिन ऐसा कोई भी सीवियर सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर हमें इस पेंडेमिक से पार पाना है और हमें इससे निकलना है, ट्रांसमिशन रोकना है, तो हमें सबको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि जो हमारे नियर वन है, डियर वन है, जो हाई रिस्क केसेस हैं, उनको हम बचा पाएं। नहीं तो उनमें ज्यादा खतरा होने के चांसेस है, बिकॉज उन्हें कोरोना होता है तो बहुत सीवियर हो सकता है।
जी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब वैक्सीन लगवा सकते हैं। मामूली से साइड इफेक्ट अगर किसी को आते हैं तो आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जान पर कोई खतरा आ जाएगा या कोई बड़ी भारी चीज घट जाएगी, ये डॉक्टर्स का कहना है हमारे। समीर भाटी साहब, तो मैं पूछ रहा था आपसे कि ये जो थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा? जी, अभी जैसा कि अभी आज हमने देखा है कि अभी हमारा 45 वाला ग्रुप भी अब शुरू हो गया है जिनको वैक्सीनेट करना है। अभी सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज हमारे पास उसी ग्रुप की आ रही थी, क्योंकि हमने जैसे ये फेज 2 शुरू किया, फेज 2 के अंदर सीनियर सिटीजन्स तो फिर भी आपको बहुत सारी साइट्स पर दिख रहे थे, पर जो 45 कोमॉर्बिड वाला, उसको लेकर थोड़ा सा लोगों को काफ़ी तरह की कन्फ्यूजन थी। एक तो उसमें जो 20 डिजीज थी, एक वो पूरी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं कवर थी, और दूसरा स्पेसिफिकली हम देखें उसके अंदर तो डॉक्टर से जो सर्टिफिकेट जनरेट कराना पड़ रहा था लोगों को, उससे भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक तो हमारी ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है ये स्पीड अप हो जाएगा। और इसके बाद आप जो बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन का, जो हमारा थर्ड फेज है, अभी हमारी जो करंट और वैक्सीनेशन जो पाइपलाइन में है उनका भी अप्रूवल अवेटेड है, जिसमें स्पुतनिक की उसकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग में अप्रूवल अवेटेड है। तो मेरा भाटी साहब ये भी प्रश्न था साथ में कि आप जिन्हें वैक्सीन लगवानी है जो 45 साल या उससे ऊपर के हैं, तो प्रोसेस क्या रहेगा उनके लिए? पहले जैसा अभी भी वही रजिस्ट्रेशन और वही? जी जी, उसके लिए वो एसओपी सभी सेम ही है। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी जैसे अभी कर भी रहे हैं, ऑन स्पॉट जाके आप साइट पे भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 10,000 के करीब वैक्सीनेशन साइट्स है प्राइवेट की भी, तो वैक्सीनेशन साइट्स की कमी नहीं है। और इसमें दूसरा अब ये भी माना जा रहा है कि जैसा हम देख रहे थे हमारा स्पेसिफिकली जो रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज एंड टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर भी वैक्सीनेशन थोड़ा कम हो रहा था, पर अब जैसे 45 वाला ग्रुप भी हो गया है तो वो भी काफी हद तक सामने आएंगे, और इससे हमें लग रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव और भी काफी हद तक फास्ट हो पाएगी। ठीक है डॉक्टर सुरंजित, एक सवाल और है जो कई लोगों के मन में है, क्योंकि इस समय देश में कई बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि हम तो कोरोना पॉजिटिव हो गए, हमारे अंदर तो ऑलरेडी एंटीबॉडी है, तो अब हमें वैक्सीन की क्या जरूरत? इसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि अगर आपको कोविड हो चुका है और आपको फिर से नहीं होगा, इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। इसका जो एट द मोस्ट देखा जा रहा है कि जो प्रोटेक्शन है वो हो सकता है कि 3 महीने तक आपको प्रोटेक्ट करेगी, बट इवन हम लोगों ने कुछ केसेस देखे हैं जो कि 2-2.5 महीने में भी पॉजिटिव हो चुके हैं फिर से। तो इसका तो आपको, अगर आपको कोविड हो भी चुका है तो भी आपको अपने आप को वैक्सीनेट करना है, जो भी आपकी इम्यूनिटी बॉडी में बनी हुई है उसको भी हम लोगों को फर्दर बूस्ट अप करना है, जिससे कि आप इस बीमारी से आगे फिर से बच पाए। नहीं तो दोबारा ये इन्फेक्शन हो सकता है, एंड उसकी इम्यूनिटी जो है अभी तक की जितनी भी स्टडीज है वो लिमिटेड है। आगे जाके टाइम और बताएगा कि इसका क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्या नहीं है, बट एज ऑफ टुडे तो हमारा नियम यही कहता है कि आपको फिर से इन्फेक्शन हो सकता है, इवन आफ्टर कोविड 3 महीने निकल जाए तो उसके बाद इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, इम्यूनिटी भी वेन ऑफ करने लगती है। तो वैक्सीन जरूर लगवाना है, जिनको कोविड हुआ भी है उनको भी जरूर वैक्सीन लगवाना है। राइट, तो बात साफ है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो भी चुके हैं, आपको पहले कोविड हुआ भी है, आपकी एंटीबॉडी टेस्ट में आपको एंटीबॉडीज भी निकली है, तो भी आपको वैक्सीनेट होना है, वैक्सीन लगवानी है। डॉक्टर मौर्य, एक क्योंकि ताज़ा अनाउंसमेंट है ये भी सरकार की तरफ से, और ये कि जो कोविशील्ड है, एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन, उसका जो 2 डोजेस के बीच का गैप है, सरकार ने ऐलान किया है कि अब इसे बढ़ा दिया जाएगा, और ये बता रहे हैं इसके पीछे कि इससे उसकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कैसे समझे इस बात को? अभी तक करीब शायद 1 महीना या 28 दिन के आसपास, लेकिन आप कह रहे हैं गैप जो है वो करीब 8 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह के बीच होना चाहिए। जी हाँ, जैसे हमने देखा, जैसे नया जैसे ये पेंडेमिक एक नया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, और रिसर्च अभी तक चल रही है, वैक्सीन आ रही है, हमने लगाना भी शुरू किया। शुरू में जैसे पता लगा कि हाँ भी चलो आप 4 से 6 हफ्ते में लगाते हैं तो हमारी एफिकेसी 70-80% के आसपास आती है, पर जैसे जैसे रिसर्च डाटा अवेलेबल हुआ उसमें ये पता चला कि अगर आप इसको गैप बढ़ा देते हैं, अगर आप जो दूसरी डोज जो कि कहते हैं एक बूस्टर डोज है, उसे आप 6 से 8 हफ्ते में देते हैं तो इसकी जो एफिकेसी है वो 90% के आसपास हो जाती है, मतलब माइल्ड जैसे केसेस के लिए, और 100% तो है ही वो सीवियर केसेस से प्रोटेक्ट कहते हैं करने के लिए। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है। और कहते हैं इवन जैसे यूएस में भी जो स्टडी हुई है उसमें भी ये आया कि कहते हैं अगर आप कहते हैं जितना ज्यादा कहते हैं ड्यूरेशन होता है, गैप होता है, तो उतनी ज्यादा एफिकेसी बढ़ जाती है। और यही चीज यूके में या बाकी जगह जहां भी स्टडीज हुई हैं, यूरोप में, सब में ये चीज सामने आई है। तो आई थिंक ये काफी जी। तो डॉक्टर मौर्य, फिर ये चीज सिर्फ हम कोविशील्ड पे अप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये कोवैक्सीन के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो रिसर्च हुई है उसमें ये पाया है कि वो उसके अंदर अगर लगते हैं तो उसमें वो इफेक्टिव है। देखिए ये तो एक ड्रग है, वैक्सीन है,
तो जैसे जैसे स्टडीज आती जा रही है वैसे वैसे इसके बारे में हमें और जानकारी मिलती जा रही है और हम बताते जा रहे हैं। तो जैसे हर एक वैक्सीन जैसे अलग है, जिसपे कोवैक्सीन है वो एक इनएक्टिवेटेड कहते हैं, जो हमने देखा वो कहते हैं लाइव एटिन्यूएटेड एडिनो वायरस है, उसके ऊपर हमने कहते हैं कोरोना का हमने डीएनए लिया हुआ है। और जो कोविशील्ड है वो अलग से कहते हैं, जो कोवैक्सीन है वो पूरी होल इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। तो अलग अलग वैक्सीन है, अलग अलग टाइप से उनकी रिसर्च हुई है। तो जैसे जैसे जानकारी आ रही है तो वैसे वैसे उसके हिसाब से हमें एफिकेसी का पता चल रहा है। तो आई थिंक अब हमें पता चला है जैसे कोविशील्ड का कि 6 से 8 हफ्ते में ज्यादा इसकी एफिकेसियस है। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है जो लिया गया है ताकि इसकी जो एफिकेसी है वो ज्यादा हो सके। राइट समीर जी, इस समय क्या प्रोसेस अपनाया जा रहा है? मतलब क्या आप सेंटर पे जाते हैं और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोविशील्ड लगवाएं या आप कोवैक्सीन लगवाएं, या फिर उस सेंटर पे जो भी वैक्सीन चाहे कोविशील्ड अवेलेबल है चाहे कोवैक्सीन वो आपको लगवानी होती है? कैसे चल रहा है ये काम? समीर जी, लगता है शायद ऑडियो का एक बार फिर प्रॉब्लम है। डॉक्टर चैटर्जी, एक सवाल ये है कि ये जो गैप है, भले ही वो 28 दिन है, बढ़ा के अभी हमने जो कोविशील्ड के मामले में 6 से 8 हफ्ते करने की बात हुई, इस गैप के दौरान क्या होता है? मतलब आपने पहला डोज लगाया और अगला आपको बूस्टर लेना है, लेकिन बीच में क्या प्रोसेस होती है? क्या उस समय हम बहुत वल्नरेबल रहते हैं जितना कि हम इन जनरल रहते हैं? जब तक दूसरा टीका नहीं लगेगा तब तक हमारी सेफ्टी की शुरुआत या रक्षा कवच बनता नहीं है, क्या प्रोसेस हो रही होती है पीछे? देखिए, बीच में रक्षा कवच तो बनने लग जाती है पर उसकी इतनी एक्सटेंड नहीं होती है, इसका उतना मोमेंटम नहीं होता जिससे कि आप पूरे प्रोटेक्ट हो पाए। तो इससे ऑल्दो प्रोटेक्शन होना शुरू हो जाता है विद इन अबाउट 2 वीक्स ऑफ द फर्स्ट इंजेक्शन, बट आपको पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और ये भी देखा गया कि इट मे नॉट, अगर हम एक इंजेक्शन बाद छोड़ भी देते हैं तो द इम्यूनिटी मे नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो उस समय हम लोगों को बच के रहना है। इवन वैसे तो सेकेंड डोज के बाद भी आपको प्रिकॉशंस लेते ही रहना पड़ेगा जब तक कि पूरी एक हर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी और दूसरा जो वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी नहीं प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम लोगों को तो प्रिकॉशंस लेते रहना पड़ेगा इवन आफ्टर द सेकेंड डोज। बिटवीन द फर्स्ट डोज एंड द सेकेंड डोज जरूर इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, देखा गया कि अच्छी खासी इम्यूनिटी होती है, बट टू बूस्ट इट अप हम लोगों को चाहिए होता है। पर वल्नरेबल तो हम रहते ही हैं, बीच में वल्नरेबल रहते ही हैं, बट डेफिनेटली लेस वल्नरेबल दैन व्हेन यू आर नॉट वैक्सीनेटेड। तो बट ये जब स्टडीज जो आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि जितना लंबा हम लोग इसमें, जैसे कोविशील्ड में जितना लंबा हम लोग गैप दे रहे हैं उसमें इम्यूनोजेनिसिटी बेटर हो जा रही है। इसी को देख के गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को पूरा चेंज किया है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इन दिस टाइम यू आर नॉट कवर्ड एट ऑल, बट डेफिनेटली नॉट फुली प्रोटेक्टेड, यू आर स्टिल वल्नरेबल बट मे बी टू अ स्लाइटली लेसर एक्सटेंट दैन बिफोर। ठीक है, ठीक है। तो ये है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का डोज 1 डोज 2 काम करता है। सिंगल डोज वैक्सीन पे भी बात करेंगे, लेकिन समीर जी उससे पहले आपके पास की, क्योंकि भारत में इस समय 2 वैक्सीन लग रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो क्या जो भी व्यक्ति जा रहा है लगवाने के लिए उसको ये ऑप्शनल चॉइस है कि वो जाके सेंटर पे कहे कि मुझे आप या तो कोविशील्ड लगाएं या फिर मुझे कोवैक्सीन लगाएं, या फिर सेंटर पे जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो आपको लगवानी होगी? देखिए, इस तरह की अभी ऑप्शंस तो कोई भी अवेलेबल नहीं है वैक्सीनेशन साइट के ऊपर। जिस वैक्सीनेशन साइट पे जो वैक्सीन अवेलेबल है वही वैक्सीन उनको लगवानी होगी। जी, तो कोई आंकड़ा, कोई डेटा मौजूद है कि ज्यादा करके हम कोवैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोविशील्ड का, और क्या लगाने वाले को ये बताया जाता है कि एग्जैक्टली आपको कौन सा वैक्सीन लगाया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से इमरजेंसी अप्रूवल दोनों वैक्सीन्स को जब मिला था उसके बाद ज़्यादातर सभी साइट्स के ऊपर कोविशील्ड जो है वैक्सीन उपलब्ध थी। तो कोविशील्ड वैक्सीन काफ़ी सारी जो है अभी तक एडमिनिस्ट्रेटेड हुई है, और साइट पे जब वैक्सीन लगती है उस समय उसको बताया जाता है उनको कि आपको ये वाली वैक्सीन लग रही है। राइट, चलिए तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और जैसा हमने कहा कि अब कोविशील्ड के लिए गैप जो बढ़ा दिया गया 2 डोज के बीच में, तो जिन्हें ऑलरेडी टीका लग गया है उन्हें किस तरीके से अपना गैप के लिए कैलकुलेशन करना है। वैसे शायद उन्हें मैसेज आता है, लेकिन स्टिल क्या वो अपने डॉक्टर से या वैक्सीन सेंटर पे क्या सवाल करेंगे कि अब उन्हें कब दोबारा जाना है, और साथ ही ये भी कि वैक्सीनेशन के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में है कि वैक्सीनेशन हो गया या दोनों डोज, कुछ लोगों को लग चुके हैं, उनमें ज्यादातर हेल्थ वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स ही हैं, लेकिन उसके बाद सब बढ़िया है, आपको नॉर्मल रहना है। नहीं, आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने। तो वो क्या चीजें होंगी, इस पर चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही वैक्सीन एट 45, क्योंकि अब सरकार ने वैक्सीनेशन के थर्ड फेज में 45 या उससे ऊपर उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया है और इसमें कोई शर्त नहीं है, किसी तरह की कोई मॉर्बिडिटी नहीं चाहिए, कोई बीमारियों की लिस्ट नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। और जैसा कि अभी अभी बताया भी गया कार्यक्रम में कि अब तो ऑन स्पॉट आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पहले से ऐप पर रजिस्टर करें, आप सेंटर पे भी जाकर रजिस्टर कर पाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि इससे वैक्सीनेशन की प्रोसेस में जबरदस्त तेजी आएगी। चलिए तो इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं और वैक्सीनेशन पर कुछ और जरूरी बातें हम यहाँ कर लेते हैं। पूरा पैनल हमारे साथ है। तो डॉक्टर चैटर्जी, अगर हम देखें कि ये वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रोसेस है, इसमें टीका लगने के बाद बहुत सारे लोगों का ये है एक सोचना कि अब तो वैक्सीनेशन हो गया तो उसके बाद वो थोड़ा फ्री सा महसूस करने या थोड़ी मेंटेलिटी वैसी हो जाती है, मास्क नहीं पहनना है। ये क्या तौर तरीका सही है या आपको उसके बाद भी पूरे प्रिकॉशंस रखने चाहिए? आपको पूरे प्रिकॉशंस रखने ही पड़ेंगे। ये जरूर है कि आपको वैक्सीनेशन से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्डअप हो रही है। इसका एक चीज होता है कि आपको अगर इन्फेक्शन हुआ भी, जो कि हो सकता है इवन आफ्टर इम्यूनाइजेशन, आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ, इन सब की फ्रीक्वेंसी, इन सब के चांसेस कम हो जाते हैं। बट यू कैन स्टिल गेट इन्फेक्टेड और आप दूसरों को इन्फेक्ट कर भी सकते हैं। इसलिए इवन आफ्टर वैक्सीनेशन जितने भी हमारे प्रिकॉशनरी प्रोटोकॉल्स हैं, दे ऑल हैव टू बी फॉलोड। ऑब्वियसली once the herd immunity, as I said, मैंने पहले भी बोला कि जो नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी है एंड वैक्सीनेशन इंड्यूस इम्यूनिटी जो है वो जब डेवलप कर जाएगी, जो कि काफी महीने बाद हो सकता है, तब जाके हम लोग थोड़ा फ्रीडम ले सकते हैं। बट सून आफ्टर वैक्सीनेशन अभी हम लोगों को सब प्रिकॉशंस फॉलो करने ही करने हैं। राइट। डॉक्टर मौर्य, क्योंकि वैक्सीनेशन की बात हो रही है तो इंडिया में अभी जो दोनों वैक्सीन है, 2 डोज वाले वैक्सीन है, क्या दुनिया में कुछ इफेक्टिव सिंगल डोज वैक्सीन भी हैं जिनके बारे में जानकारी हो या जिनके लिए हम आगे चलते हुए देखें कि शायद हमारे देश में भी आए? देखिए, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि ज्यादातर वैक्सीन जो अवेलेबल है वो 2 डोज वाली है। अभी हमें जैसे रिसर्च जैसे डेटा आ रहा है कि जैसे जॉनसन की जो वैक्सीन है, सिंगल शॉट वैक्सीन है, उसकी अभी फेज 3 एंड 7 स्टडी कंप्लीट हुई है और उसकी जो इफेक्टिवनेस है 85% है फॉर द सिवियर काइंड ऑफ द डिजीज। तो ये अभी जैसे मार्केट में आ सकती है, जिसमें सिंगल शॉट से ही हमें काफी अच्छी एफिकेसी उसमें मिल जाएगी सिवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज के लिए। ऑब्वियसली माइल्ड के लिए तो मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, यही जॉनसन अभी डबल डोज पे भी काम कर रहे हैं और जिसके रिजल्ट और डेटा हमें समर्स में आने को मिल जाए। तो अगर हम बात करें सिंगल शॉट, तो हाँ, सिंगल शॉट भी अवेलेबल हो सकता है कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हमारे पास अवेलेबल हो जाए जॉनसन। राइट। तो आगे चलते हुए एक सिंगल शॉट वैक्सीन भी अवेलेबल हो सकती है। भाटी साहब, अगर अभी तक वैक्सीनेशन के फिगर्स पे बात करें तो कुछ अगर आप हमें आइडिया दे पाए कि कितनी स्पीड में हमने कितने लोगों को कवर किया है, और अब जबकि ये ऑलमोस्ट 45 की एज ग्रुप के लिए ओपन हो गया विदाउट एनी कंडीशन, तो हम कितना रैपिडली यहाँ से आगे बढ़ेंगे और टारगेट्स रहेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक जो वैक्सीनेट हुए हैं लगभग 4 करोड़ से अधिक हो चुके हैं, 4.85 के करीब, और 80 लाख के करीब जो लोग हैं उनको सेकेंड डोज वैक्सीनेशन की भी लग चुकी है। पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी, जो देखा जा रहा है हमारे रूरल एरियाज में वैक्सीनेशन थोड़ा कम हुआ है और स्पेसिफिकली बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो साइट्स पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ अलग प्रोविज़न हो रहे हैं कि उनकी जगह तक ऐसा बूथ वगैरह कुछ ऐसे और स्टैब्लिश किए जाए जहाँ पे उनको वैक्सीनेट किया जाए। एम्बुलेंस के ज़रिए भी उनकी साइट्स पे जाके ऑन साइट एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, और अदर जो भी है RWAs वगैरह, इनको भी इसमें शामिल किया जाए ताकि हम जो अभी हमारा जो सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप रह गया है उसको भी वैक्सीनेट करें। जी बहुत बढ़िया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नया ड्राइव शुरू होने जा रहा है 1 अप्रैल से, जहां पर 45 प्लस एज ग्रुप के लिए टोटली ओपन है विदाउट एनी कंडीशन, उससे हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में बहुत तेजी आएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है जनसंख्या जिसे हमें वैक्सीनेट करना है, क्योंकि इस समय कोरोना के साथ इफेक्टिव लड़ाई तभी हो सकती है जब हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करें। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने तो 24/7 वैक्सीनेशन की इजाजत मांगी है और वो भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। अब आपसे निवेदन यही है, मुझे लगता है सारी भ्रांतियां दूर हो गई होगी, वैक्सीन लगवाने में कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट बिना वैक्सीन के आप ज्यादा वल्नरेबल रहेंगे
रहेंगे, ज्यादा एक्सपोज रहेंगे बीमारी के लिए, लेकिन जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा आपकी अपनी सुरक्षा होगी और आपके आसपास वालों की सुरक्षा होगी। तो अगर आप भी इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो जरूर जाइए। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, वो करा सकते हैं, या पहले से अगर आप रजिस्टर कर लेंगे कोविन ऐप पर तो आपके लिए सुविधा रहेगी। वैक्सीन जरूर लगवाइए, इसी में सबकी भलाई है, सबकी सुरक्षा। आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।